नमस्कार, इन्फ्रा शो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर ए.जे. अय्यर, जो कि मुख्य संपादक एवं प्रकाशक है इनर्शिया जर्नल एवं अध्यक्ष है इनर्शिया फाउंडेशन। प्रोफेसर अय्यर आज हमारे साथ चर्चा करेंगे देश के यानी कि भारत राष्ट्र के अहम मुद्दों के ऊपर। मैं और मेरी टीम के कुछ मेंबर्स आज आपके साथ इन्फ्रा टीवी पे प्रोफेसर अय्यर के साथ चर्चा करेंगे। सर, मैं आपसे ऐसा पूछना चाहती थी कि यदि मोदी सरकार बनाते हैं तो क्या गठबंधन की राजनीति उनके रास्ते का कांटा बनेगी? देखिए, ये आपका सवाल बहुत ही अहम है, क्योंकि आज के टाइम वाजपेयी जी के टाइम पे करीब 24 पार्टियों का गठबंधन बना था। ये जो सरकार वाजपेयी जी की सरकार बोलते हैं वो मानी जाती है आज के बुद्धिजीवियों के अंदर कि पिछले 15 साल के अंदर जो हुआ है, 16 साल के अंदर देश में, तो वो उस सरकार का समय सबसे अच्छा समय माना जाता है, जिसमें तकरीबन 25 पार्टियां थी। उस गठबंधन में 24 पार्टियां थी। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि 24 से एक ज्यादा, मतलब 25 पार्टियों का गठबंधन मोदी सरकार अगर बनेगी तो बनाएगी, क्योंकि उनका ऑलरेडी 25 पार्टियों का गठबंधन है। तो सवाल यह है कि गठबंधन की राजनीति तो प्रूव हो गई इस देश में। अब वो जो समय निकल गया कि एक ही पार्टी देश में अपना बोलबाला करती थी, जैसे केवल कांग्रेस को ही वोट मिलता था, वो भी वो एक ही पार्टी थी, वो कांग्रेस, जिसको क्लीन स्वीप और मेजोरिटी मिलती थी। उसका कारण ये था कि देश जब से आजाद हुआ तब से लेके एक पर्टिकुलर प्रकार की राजनीति इधर फॉलो हुई। लेकिन जब से देश में वोटर जागरूक हुआ है और उसको मालूम पड़ा अपने हकों के बारे में, और हर राज्य से अपने हक, राज्य देन कई तबके के लोग ऊपर आए और हर तरह की चीज सामने आई है, तो कई तरह के फोर्सेस ऊपर आए। इसके कारण कई पॉलिटिकल पार्टी बनी। ये अच्छा है बुरा है, ये बात की बात है। कुछ नजरों में बुरा भी हो सकता है, क्योंकि इतने सारी अलग प्रकार के इरादे और अलग प्रकार के थिंकिंग रखने वाले लोगों के साथ कैसे गठबंधन चलाया जा सकता है। अब इसी में वाजपेयी जी के बारे में मैं उनको एक बहुत बड़ा महापुरुष मानता हूँ, क्योंकि इस देश में इस तरह की गठबंधन पूरे 5 साल चल सकती है, वो भी ऐसी सरकार जो अपोजिशन में आके गई। क्योंकि उसके पहले गठबंधन किसने चलाया ये भी बताना चाहूंगा। नरसिम्हा राव जी ने पहली बार देश में गठबंधन बनाया, और वो सरकार जो थी वो पहली गठबंधन सरकार मानी जाएगी देश की। परंतु नरसिम्हा राव सरकार की उसी गठबंधन की राजनीति को पब्लिक ने रिजेक्ट किया, और दूसरी राजनीति आई जो वाजपेयी साहब के अंतर्गत आई, वो भी गठबंधन में। लेकिन उस गठबंधन ने बताया हम कैसे देश को बराबर 5 साल चला सकते हैं। तो ये जो बेंचमार्क ऑफ गठबंधन है उनके समय पे आया। तो इसलिए मैं मानता हूं कि मोदी सरकार के लिए भी यही चैलेंज है, और मुझे लगता है कि मोदी वही करेंगे जो वाजपेयी ने किया, और शायद उनसे भी आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो समय बताएगा कि वो कितना अच्छा करते हैं, क्या नहीं करते हैं, परंतु प्रयास तो वही है जो मोदी जी अभी चाहते हैं, वो वही है जो वाजपेयी जी अपने समय पे चाहते थे। सबको लेके गए वाजपेयी जी, और उनकी भी एक 24 पार्टी का गठबंधन था, और वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पहला सरकार था। इस बार सेकंड टाइम अगर ये आएगा तो एनडीए आएगा मोदी साहब के अंडर। तो मुझे इसमें कोई दुराई नहीं लगती कि इस तरह की सरकार अच्छे से चल सकती है, प्रोवाइडेड अगर लीडर सही हो। लीडर तो सही है, क्योंकि गुजरात में वही सही काम किया हुआ है मोदी जी ने, और मोदी जी के जो फॉर्मूला है वो सब जगह चला है। और कोई आपका अगला सवाल? सर, आप इस 2014 की इलेक्शन में किसे वोट करना चाहोगे? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि कोई भी अगर सेंसिबल वोटर होगा वो जाएगा, वो देखेगा कि क्या वो जो लोग मेरे सामने खड़े हैं, क्या इनके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है, कोई उल्टे सीधे लोग खड़े नहीं है, क्या इनके रिकॉर्ड क्लियर है, क्या ये कैंडिडेट जो हैं ये राजनीतिक रूप से आपका भला कर सकते हैं देश का, और ये हम बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि देश किसके लिए वोट करने जा रहा है। अगर आप देखेंगे इस वक्त बड़ा क्लियर है कि देश प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन देख रहा है, जबकि हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि हम अपने राजनेता को चुनते, फिर वो राजनेता अपने लीडर को चुनेगा। मुझे ये सिस्टम सही नहीं लगता। अगर आप देश में किसी की लीडरशिप चाहते हैं तो प्रधानमंत्री को डायरेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए लोगों को, क्योंकि अभी ये परिस्थिति तैयार नहीं है। परंतु जिस तरह से पिछले कुछ दिन हमने देखा कि एक ही गठबंधन जो है एनडीए, जिसके मोदी चीफ हैं, अब की बार वो मोदी सरकार बोली गई है जो एनडीए की सरकार है। इसलिए कुछ लोगों ने भी क्रिटिसिज्म किया अब की बार बीजेपी सरकार क्यों नहीं बोला, क्योंकि बीजेपी थोड़ी सरकार बना रही है। टेक्निकली वो अलायंस एनडीए का है, तो वो मोदी सरकार ही कहलाएगा। जैसे अभी आपने बोला मनमोहन सरकार, तो वो भी गठबंधन की सरकार थी। वाजपेयी सरकार, वो भी गठबंधन की सरकार थी। तो बोला यही जाएगा। तो अगर वोटिंग करना है तो लीडर देखिए, और जो सबसे सही है उसको जाके वोट करिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसको वोट करिए उसको वोट करिए, लेकिन आपने देश के लीडर के लिए वोट करना है, और हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सोच ही रखनी पड़ेगी। लेकिन
अगर उस चक्कर में अगर हमारे को उसको वोट करने के लिए लोकल कैंडिडेट अगर हमें कोई अच्छे लग ही नहीं रहे तो मेरे को लगता है आपको नोटा भी करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कैंडिडेट अच्छा है और उसके कारण आप राष्ट्र का भला कर सकते हैं, उस तरह की आप अगर राजनीति करना चाहते हैं, तो जो आपको लगता है कि आपका भला करेगा उसका वोट करिए, अदरवाइज नोटा कर दीजिए, आपको कोई अच्छा नहीं लगे। यही मैं कह सकता हूं। सर मेरा आपसे ये सवाल है, मोदी जब प्रधानमंत्री अगर बने इन फ्यूचर तो उनकी कैबिनेट किस प्रकार होगी? देखिए, जिस तरह से हमने मोदी जी को देखा है आज तक ऑपरेट करते हुए, तो एक चीज है गुजरात की अगर राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो मोदी जी इन्फ्लुएंस नहीं करते, मोदी नीचे नहीं जाते, वो किसी को जबरदस्ती कोई काम नहीं कराते, अपने लीडर जरूर चुनते हैं, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सरकार चलती है जिसमें अफसरों का बहुत बड़ा हाथ होता है, अफसरों को काम करने दिया जाता है, जिस प्रकार से गुजरात में हुआ तो इसी प्रकार से होगा। मेरे को लगता है कि आईएएस ऑफिसर्स और या नॉन आईएएस जो लीडर्स हैं, जो एक्चुअली अच्छे तबके के ऑफिसर हैं, उनका एक देश को कंप्लीट भरमार मिलेगा, जिससे देश की चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे ऊर्जा क्षेत्र हो, चाहे आप समझिए हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे खेती का क्षेत्र हो, इन सब में उद्धार होने का पूरा चांस है देश में, इवन पानी के क्षेत्र में। तो ये प्रगति होने का पूरी संभावना है। और कैबिनेट भी उसी प्रकार की ली जाएगी मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस तरह मोदी जी को मैं समझता हूँ कि उन्होंने जिस भी आदमी को लिया वो उस क्षेत्र में कुछ कर सकता है, उसी प्रकार के लोग उनके आसपास बैठते हैं। और कभी कभी अगर उनको कोई आदमी नहीं मिले तो ये भी देखा गया है कि मोदी जी उस पोर्टफोलियो को अपने पास रखते हैं, तो हो सकता है कुछ पोर्टफोलियो उनके हाथ रहे। मैं अभी नहीं गेस करना चाहूंगा कि कौन से पोर्टफोलियो मोदी जी खुद संभालेंगे। सर मेरी यह सवाल है आपसे कि अभी सर गुजरात में जब राइट्स हुए थे तो अभी सर पॉलिटिकल पार्टी से कह रहे कि मोदी जी उस राइट्स में इन्वॉल्व थे या किसी तरह से उनका साथ दिया, तो सर आप इस बात को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये हो ही नहीं सकता कोई बोले कि वो इन्वॉल्व थे। अगर कोई इन्वॉल्व था, मुख्यमंत्री था, तो इस देश के जिस समय से राइट हुए, इस देश में हजारों राइट्स हुए, अगर वो सारे राइट्स 1947 से आज तक देखा जाए तो फिर हर जगह मुख्यमंत्री जो इन्वॉल्व थे उनके ऊपर केस चलने चाहिए। तो इस तरह से किसी मुख्यमंत्री को खड़ा करके बोलना कि तेरे राज्य में राइट्स हो गए और तू जिम्मेदार है, ये मेरे को लगता है केवल मोदी के लिए ये फॉर्मूला लगा दिया गया, बाकी किसी भी चीफ मिनिस्टर को पूछा नहीं गया आज तक कि तुम्हारे। इनफैक्ट अभी रिसेंटली राइट्स 2 साल के अंदर असम में हुए तो असम के चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई को नहीं बोला गया कि तुम रिजाइन करो, और इस तरह कोई सवाल नहीं, मीडिया ने सवाल नहीं पूछे, देश ने सवाल नहीं पूछे, तो केवल मोदी जी के लिए क्यों ये? तो सबसे पहले ये सवाल आएगा। दूसरी चीज है कि मोदी जी उसके बावजूद भी इन द लास्ट 12 साल उन्होंने कंप्लीटली गुजरात के अंदर कोई भी राइट्स को होने से रोका, तब भी वो मुख्यमंत्री थे। तो आप वो 1 साल जो उनके 2001 में उन्होंने अपनी कुर्सी पकड़ी और तकरीबन 2002 में राइट्स हो गया, तो 5 महीने के उनकी कुर्सी भी नहीं हुई थी, वो चीफ मिनिस्टर बने ही नहीं थे कोई एक्सपीरियंस के बिना, उसके राइट्स को लेकर आप बैठ रहे हैं, लेकिन 12 साल जो राइट्स नहीं होने थे उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो? तो ये दोनों बातें समानांतर आप पब्लिक के सामने है। जो उनका पहला 6 महीना उसकी ज्यादा बात की जा रही है, जो 12 साल प्रगति, प्रोग्रेस और राष्ट्र धर्म राजधर्म निभाया गया उसके बारे में किसी ने नहीं बात की। उसके बारे में केवल मोदी ही अपना डिफेंस कर रहे हैं, लेकिन मीडिया स्पेस पे भी लोग उनको बुरी तरह से इस बात को नजरअंदाज करके उनसे प्रश्न कर रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है, ये एक तरह से जानबूझ के किसी को कटघरे में खड़ा करना, जानबूझ के कोर्ट के बाहर आके उसकी डिसीजन लेना। कोर्ट ने बोला है कि एसआईटी जो सुप्रीम कोर्ट का के अंतर्गत बना, उसने माना कि कोई एविडेंस ही नहीं है मोदी जी के खिलाफ भी और मोदी की सरकार के खिलाफ भी, कि उन्होंने कोई ऐसा जानबूझ के किया कि जिसमें राइट्स हो गए। राइट्स तो इसलिए हुए कि गोधरा का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद आफ्टरमाथ हुआ, पब्लिक के अंदर रोष था और उस रोष के चक्कर में इतना बड़ा मतलब नुकसान हुआ, और इसमें हर तरह के लोगों को नुकसान हुआ। इसमें हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, तो इसमें केवल एक कम्युनिटी नहीं मरी। और कभी भी इस तरह के राइट्स नहीं होने चाहिए। यही कोशिश करनी चाहिए देश को कि अब ये सब हिंदू मुसलमान के झगड़े छोड़ के देश को आगे जाना चाहिए। तो मोदी जी ने 12 साल में क्या किया? उन्होंने यही कोशिश किया कि ऐसे कोई झगड़े गुजरात में नहीं हो, तो इस बारे में क्यों नहीं हम उनको क्रेडिट देते? और मेरे को लगता है कि उसी तरह की राजनीति वो देश में करेंगे जो 12 साल से हम उनको जानते हैं, ना कि वो राजनीति जो 5 महीने में उनके साथ हो गई। वो मैं बोलूंगा उनके साथ हो गई, उन्होंने नहीं करी, उनको पता ही नहीं था। और उस समय के राजनीति के जो लोग जिन्होंने ये किया उनके बारे में आप पूछिए, राइट्स में वो इन्वेस्टिगेशन करिए कि कौन से फोर्सेस थे जिन्होंने मोदी जी के 5 महीने की कुर्सी को हिलाने की कोशिश की। ये कोई नहीं, ये एंगल लेकर कोई नहीं चल रहा है कि मोदी वॉज वेरी न्यू एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात
तब उनको कुर्सी से हिलाने का प्रयास सबसे अच्छा था, राइट्स कर दो। तो ये जो साजिश है, ये किसकी साजिश थी? ये क्यों नहीं स्टडी की गई? ये क्यों स्टडी की गई कि मोदी ने राइट्स करवाए? तुमने डिसाइड कर लिया मोदी ने राइट्स करवाए, ये तुमको कैसे पता है कि मोदी ने राइट्स करवाए? तो ये जो बोलना है ये एक तरफा, और मेरे को ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी का चलाया हुआ एक मुहिम था कि मोदी को ही वो ब्लेम करो। लेकिन अगर 1984, आज भी कुछ लोग राइट्स बोलते हैं, 1984 में कांग्रेस ने गेनोसाइड किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे उस समय इन्वॉल्व थे, वो सारे हैं सज्जन कुमार, HKL भगत जो अब नहीं रहे वो इन्वॉल्व थे, ये सारे डायरेक्टली इन्वॉल्व थे 6 एंड इट वाज अ गेनोसाइड एंड मर्डर ऑफ द 6 बाय द कांग्रेस पार्टी। इसके बारे में कोई न्याय आज तक क्यों नहीं हुआ? उसमें क्यों नहीं लोग जेल गए? उसमें आज तक क्यों कोर्ट केसेस चल रहे हैं? ये सवाल क्यों नहीं पूछते लोग? और एक कम्युनिटी सिख के खिलाफ जब राइट्स होते हैं, 2 कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है, हिंदू मुस्लिम कोई ना कोई इन्वॉल्व होता है, लेकिन इसमें तो कोई इन्वॉल्व नहीं था, सिखों को ऐसे ही मारा गया। उस गेनोसाइड के बारे में क्यों नहीं हम बात करते? और जब भी ये बात उठती है तो मेरे को लगता है कि देश में अलग टाइप की राजनीति चालू जाती है। तो सबसे गलत वो हुआ, और इस तरह की चीज वापस नहीं होनी चाहिए जिसमें करीबन 7 से 10 हजार सिख मारे गए। आज फिगर क्लियर नहीं है, इतना बड़ा नरसंहार हुआ जो राइट्स के अंतर्गत नहीं हुआ, जो जेनोसाइड के अंतर्गत हुआ, पोग्राम इसको बोलते हैं, जो कि wanton killing of people that happened in the history of India. That is the worst case for India. India must learn from it. कभी नहीं करने देना चाहिए, और जो पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है या जो पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं वो आज अंदर होने चाहिए थे। वो अंदर नहीं है, वो बाहर घूम रहे हैं। आज भी कुछ उनके जो जितने बंदे जो इन्वॉल्व थे सारे घूम रहे हैं। एक तो अभी खत्म हो गए HKL भगत, लेकिन सज्जन कुमार तो आराम से घूम रहे हैं, उनको तो जेल में होना चाहिए था। तो जो जिन सिखों की फैमिली के साथ ये बुरा हुआ है पूरे देश में, उनको आज तक जस्टिस नहीं मिला। तो ये वाली बातें क्यों नहीं डिस्कस होती है डीपली? और केवल गुजरात राइट्स ही राइट्स क्यों हुए? उसके पहले भागलपुर राइट्स हुए, कई राइट्स हुए, गांधी जी के टाइम पे राइट्स हुए, 1947 में हमारा देश पैदा हुआ तभी पहला राइट हुआ हिंदू मुसलमान, देश की पार्टीशन का राइट्स हुआ। ये सारे राइट्स की राजनीति उसी समय से चल रही है। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो भी अभी नई सरकार बनेगी उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखो, जो भी नई सरकार आएगी 2014 में चेंज हो गया है। अभी भी हम देख रहे हैं कि वोट परसेंटेज बढ़ गया है। तो जब भी इस तरह का वोटर परसेंटेज भारी रूप से बढ़ता है, जनरली उसको एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं। मतलब जो शक्तियां इस वक्त कुर्सी में बैठी हैं उनके खिलाफ ही ज्यादा करके वोट होने के लिए ये चीज होती है। तो इसका मतलब जिस प्रकार से लोग बाहर आ रहे हैं वो रोष है, वो राष्ट्र का रोष है, एंड इट विल कम आउट फॉर इलेक्शन फॉर चेंज। तो ये 2014 इलेक्शन फॉर चेंज है, और इसमें जरूर दूसरी सरकार बैठेगी। वो सरकार नहीं बैठेगी जो अभी है, उसका समाप्ति होगा। अब मैं कहना नहीं चाहूंगा कि कौन सी सरकार है, सब समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, और वोटर होशियार है, वो समझेगा। लेकिन देश में परिवर्तन जरूर है, और अच्छा परिवर्तन होगा। एक तरह से हमारे आगे जाने का परिवर्तन है। हमारा वर्स्ट टाइम खत्म हो गया मेरी नजर में, इंडिया का बेस्ट टाइम चालू होगा में से। अभी जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं सर, क्या ईवीएम क्या एक्यूरेट है? उसमें कोई धांधलीबाजी की कोई गुंजाइश है सर? देखो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जो इंडिया ने किया है, ये विश्व भर के लिए एकदम जबरदस्त सिस्टम है, क्योंकि आज भी बहुत कम कंट्रियां आईटी रिलेटेड इंटरफेस कर पाई हैं अपने इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए। दूसरी बात क्या है कि अगर आप डेमोक्रेसी के नाम पे देखें, गणतंत्र के नाम पे, तो गणतंत्र एंड डेमोक्रेटिक कंट्री, इस तरह से हमारे जैसे संविधान देखें, हमारे सिस्टम देखें, जिसमें हमने ये पावर दिया है अपने हर आदमी को एडल्ट फ्रैंचाइज में वोट करने का पावर दिया, चाहे वो एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको एक ही प्रकार का एडल्ट फ्रैंचाइज वोटिंग राइट्स दिया हुआ है, और वो भी हम इलेक्ट्रॉनिकली उसको आंक रहे हैं। ये जो सिस्टम है दुनिया में, ये सबसे सर्वोपरि प्रथम सिस्टम, सर्वोपरि सिस्टम और सबसे एफिशिएंट सिस्टम है। आज हमारे बाद जो डेमोक्रेसी है वो हम नंबर 2 पे डालेंगे अमेरिका को, क्योंकि वहाँ केवल 30 करोड़ लोग हैं, यहाँ 120 करोड़ है, 1.2 बिलियन की पॉपुलेशन है। तो ऐसे करेंगे, हमें बड़ा प्राउड होना चाहिए सिस्टम के बारे में। हाँ, कोई भी सिस्टम बनती है उसमें धांधलेबाजी का तो कोई सवाल नहीं है, क्योंकि आपने जो वर्ड यूज किया बिल्कुल सही है, धांधलेबाजी, क्योंकि यही होती थी पहले जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं थे। अब ईवीएम आया तो धांधलेबाजी पॉसिबल नहीं है, लेकिन त्रुटियां, एरर, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी में माइनर एरर्स की पॉसिबिलिटी है, और एरर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी में एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं कि कुछ
ये बट ओवरऑल देखा गया है, अब हम ईवीएम कई सालों से यूज कर रहे हैं, 2 इलेक्शन निकल गए हमारे, तो ऑलमोस्ट परफेक्ट है, मतलब 99.9% ये कहीं पे नुकसान नहीं कर रहे। तो एक आध केसेस में आएगा, उसको ब्लो अप करके आप बोलेंगे ये हो गया, एरर कर दिया मशीन ने, तो ये तो नॉर्मल है टेक्नोलॉजी में इस तरह की छोटी मोटी गलतियां होना। लेकिन मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन ने इतना अच्छा काम किया है, और जो ईवीएम टेक्नोलॉजी आई है वो भी डेवलप्ड इंडिजिनसली है, उसमें आईटी भी, देश सबसे बड़ा आईटी कंट्री है वर्ल्ड में, तो मेरे ख्याल से भले रूप से हम ही दूसरों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये इलेक्शन हो सकते हैं। अभी इतने फेजेस हो जाएंगे, लेकिन 16 तारीख को लिटरली सारा का सारा देश का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ये भी पॉसिबल है टेक्नोलॉजी के कारण। तो इसी तरीके से हम आगे जा सकते हैं, इस तरीके को हम नकार नहीं सकते, इसको इम्प्रूव ही कर सकते हैं। तो मोदी सरकार ने जिस तरह गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव किया है, क्या इसी तरह महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बदल हो सकता है? महाराष्ट्र तो पक्का हो सकता है, क्योंकि अगर आप वैसे देखें, गुजरात से पहले ही महाराष्ट्र एक डेवलप स्टेट की प्रकार से आया था, लेकिन पिछले 15 से 18 साल की जो राजनीति महाराष्ट्र में हुई, इसके कारण महाराष्ट्र को बहुत नुकसान हुआ। 2 तरह की राजनीति से नुकसान होता है। इन्वेस्टर जो आते हैं वो जनरली क्या है कि 2 प्रकार के इन्वेस्टर आते हैं, एक तो कंट्री के अंदर बड़ा हुआ बिजनेसमैन जो इसकी कंट्री के तबके से बड़ा हो रहा है, दूसरा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमेशा ख्याल रखिए कि जितनी भी कंपनियां, जितनी भी कंट्री, जितने भी देश आगे बढ़े, उन्होंने काफी विदेशी पूंजी को इस्तेमाल किया है, परंतु अपनी तरीके से। ऐसा नहीं कि वो विदेशी पूंजी उनकी तरह से जो आ रहे हैं उनकी प्रकार से हम उनकी बातें सुनेंगे, वर्ल्ड बैंक की बातें सुनेंगे, ये नहीं होने वाला है। लेकिन पूंजी अगर अच्छे प्रोजेक्ट है तो तभी लोग आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, अगर अच्छी पॉलिसी है, गवर्नेंस है तो इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपकी लेबर स्ट्राइक नहीं करती है, आपके यहाँ रोज गड़बड़ नहीं होती है, रोज माफिया नहीं काम करता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी है, तो उन राज्यों में पैसा डाला जाता है। तो अगर आप एक प्रकार से देखेंगे तो महाराष्ट्र इसमें बहुत आगे था इंडिपेंडेंस के बाद, जब यशवंतराव चौहान थे, उस जमाने की बात कह रहा हूं मैं। उसके बाद मेरे ख्याल से 1-2 और चीफ मिनिस्टर वसंतराव नायक और वसंतदादा पाटिल तक, मैं मानूंगा ये यहाँ की राजनीति थोड़ी इस प्रकार की थी कि वो रिजल्ट दे पाई। फिर बीच में एक फेस आया, चाहे कुछ भी बोले, वाजपेयी साहब के टाइम पे जो वाजपेयी, गडकरी और इधर का जो शिवसेना का गठबंधन था, उस समय राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोग्रेस हुई काफी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस पक्की होगी, क्योंकि उसी प्रकार के अगर गठबंधन आए, उस तरह की गठबंधन आए, या कोई पुराने टाइप की, देखिए क्या है, लीडर किसी भी पार्टी का हो, लेकिन अगर लीडर स्टेट को आगे लाना चाहते हैं तो उन्हें राज्य में एक प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर, एक प्रकार की बोलते ना सेफ्टी सिक्योरिटी फोर्स, जो लेबर फोर्स है वो काम करे, स्ट्राइक ना करे, फैक्ट्रियां बंद नहीं पड़नी चाहिए। ये सारे माहौल जब पैदा करोगे तो इन्वेस्टमेंट आता है। तो 100% इस तरह का माहौल गुजरात में आज अच्छा माहौल है, इसी प्रकार का माहौल है। लेबर कहीं से भी आ सकता है, काम कर सकता है गुजरात में। इनफैक्ट लेबर सब जगह से आ रहा है, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। इस वक्त मेरे जानकारी में है कि सूरत के अंदर बहुत बड़ा महाराष्ट्र लेबर पहुंच रहा है महाराष्ट्र से। वो फायदा, अभी हम यहाँ परिस्थिति ऐसी कर रहे हैं कि वो काम ही नहीं कर पाए, तो वो वहां जाएंगे जहां काम कर पाएंगे। वो तो कहीं भी जाएंगे, लेबर किसी भी स्टेट का लेबर माइग्रेट ही करेगा। वो अगर सड़क तमिलनाडु में बनेगी वहां चला जाएगा, अगर सड़क कहीं और बनेगी, सड़क का लेबर, कंस्ट्रक्शन लेबर वहां चला जाएगा। हम भूटान से आ रहे हैं, सारा लेबर इंडिया का भूटान चला जाएगा। अगर भूटान में काम मिलेगा, क्यों नहीं जाएगा? और उसमें भी लड़ाई होगी, भूटानी बोलेंगे हमको काम दो, लेकिन अगर उनका एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको कैसे काम दे सकते हैं? ये भी तो होगा ना। भूटान के लोग भी काम करेंगे, हमारे लोग भी काम करेंगे। यूएस जाएंगे, अफगानिस्तान में अब कितने सारे इंडियंस काम कर रहे हैं। अब इंडियंस काम करेंगे, अब तो अफगानिस्तान बना। अब अफगानिस्तान वाले बोलेंगे इंडियंस नहीं आ सकते, हम आएंगे, तो फिर ठीक है, गन लेके आओ, काम नहीं होगा। वहां तो तालिबान है, काम कोई थोड़ी कर रहा है। अफगानी लोग को एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस तरह की जो राजनीति नहीं करके लोग अगर डेवलपमेंट की राजनीति करें, लोग बोले कि लॉ एंड ऑर्डर करिए, आप किसी को गलत काम मत करने दीजिए, लेबर का लॉ बनाइए, उसके ऊपर से आप ऐसा परिस्थिति क्रिएट करें। हाँ, लोगों को बाकायदा जॉब देना चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन उसको ही मुद्दा बना के मेरिट पे किसी और को नहीं आने देना, वो भी बड़ा डेंजरस है। सबसे पहले ऑलवेज प्रेफरेंस लोकल लेबर को देना चाहिए लेबर के एरिया में। लेकिन अगर आपको कुछ प्रकार की लेबर नहीं मिल रही है तो लेबर लेना भी जरूरी है। आप बंद तो नहीं कर सकते ना अपनी फैक्ट्री। तो ये चाहे कोई भी हो, किसी प्रकार का हो, एक इंडिया एक भारत है, उसमें कोई कहीं आ जाकर काम कर सकता है। उस तरह की परिस्थिति पैदा करिए, आपके काम कैसे होंगे नहीं तो
इसलिए ये सब अगर माहौल किया जाए, महाराष्ट्र तो 100% बढ़ेगा आगे, सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि ये खरबूजे को देख के, खरबूजा रंग भी बदलता है और खरबूजा पकता भी है, तो यहाँ तो खरबूजे पकेंगे। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और 4 साउथ के स्टेट बहुत ही बाकायदा बेहतरीन रूप से लीड करने वाले हैं इंडिया की इकोनॉमी को अगले 10 साल में। मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो राज्य हैं ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल देंगे, और इनके साथ मिलेगा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। जो बीमारू स्टेट बोलते थे उसमें अभी बिहार फंसा पड़ा है, तो बिहार को कैसे निकाला जाए वो देखना पड़ेगा, यूपी को निकालना पड़ेगा, ठीक है। बीमारू में बिहार और आखिर में यूपी, ये दोनों को ऊपर लाना पड़ेगा। तो मोदी जी इसके बारे में भी काम करेंगे, तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर ये सब करने लगे तो। एंड डेफिनेटली देयर इज अ गुड स्कोप फॉर ऑल द स्टेट्स। इंडिया के स्टेट्स ही अब बहुत पावरफुल होंगे। अब सब कुछ दिल्ली से नहीं होगा, अब कुछ काफी सारा एक्शन, कुछ नहीं, काफी सारा एक्शन राज्यों की तरफ है, वैसा इंडिया हम देखेंगे। सर मैं जानना चाहती हूँ, यूपीए सरकार ने बिजली एवं ऊर्जा क्षेत्र में देश को क्या मतलब क्या डेवलपमेंट किया है उसमें? इनफैक्ट मैं तो समझता हूँ कि ये सबसे वर्स्ट पीरियड था इंडिया के एनर्जी सेक्टर का। इनफैक्ट पिछले 9-10 साल सबसे खराब पोजीशन में आ गया इंडिया। इंडिया आगे जाने की जगह, इंडिया का इकोनॉमी का पूरा नुकसान होने का कारण ही ऊर्जा क्षेत्र है, और उस ऊर्जा क्षेत्र को बहुत बुरी तरह हैंडल किया गया, और इसमें सबसे निकम्मे मिनिस्टर डाले गए। सबसे पहले सुशील कुमार शिंदे जी, और मेनली वही थे, 7 साल तो उन्होंने किया काम, तो वो बर्बादी का कारण बन गए। एक मंत्री से बर्बाद हो जाएंगे, पूछेंगे, बिल्कुल होंगे। आप अच्छे मंत्री, जैसे उस समय इनके यूपीए के अंदर जो होशियार है वो प्रणब मुखर्जी, चिदम्बरम, ये लोग क्यों नहीं बिजली मंत्री बने? बिजली मंत्री आपने ऐसे पर्सन को क्यों बनाया जिसको ना तो कोई एक्सपीरियंस है ना कुछ कर पाया? और इस तरह की चीजें, लीडरशिप गलत दिया आपने। फिर उसमें जो सेक्रेटरीज आए वो भी बेकार थे। नाम लूं तो आरबी शाही और उमाशंकर जी, एक मेजर फेलियर है सिस्टम के अंदर। तो ये सारी चीजें हमें लेना पड़ेगा, तो इन लोगों को लेना पड़ेगा। ये आप बोल नहीं सकते कि आपको मौका नहीं मिला। 7-7 साल देश के अंदर दिया गया इनको, और बुरा हाल कर दिया ऊर्जा क्षेत्र का। इस वक्त देश में 80 गीगावाट का शॉर्टफॉल के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। उसके अलावा हमारे देश का नुकसान कितना बड़ा हुआ है। हम लोगों ने इनर्शिया में जो स्टोरी करी है उसके अंदर $70 बिलियन का हम चाइनीज इंपोर्ट कर रहे हैं। ये पॉलिसी कहां से आई? इनकी जो कॉम्पिटिटिव बिडिंग पॉलिसी है उसको ठीक से इन्होंने किया नहीं, और इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया कि देश में एक स्कैम आ गया। प्राइवेट सेक्टर के मेजर लोगों ने इस तरह के ऑर्डर दिए हुए हैं, और ये मशीन कभी चलेंगे नहीं, तो ये सारे ऑर्डर कैंसिल ही होंगे, देश में कुछ नहीं बनेगा। ये नाम के वास्ते 4,20,000 करोड़ का जो स्कैम हो गया है तो पूरा, और इसमें एक कैपेसिटी ऐड नहीं हुई। इनफैक्ट जब से अल्ट्रा मेगा पॉलिसी आई है, वी हैव barely added only one plant, 4,000 megawatt ultra mega project of Tata in Mundra, and this is after 7 to 8 years after that policy has come out. So see the failure of that policy. जबकि अल्ट्रा मेगा पावर से हम सोल्यूशन निकाल रहे थे कि हम 20 से 40 गीगावाट तक बनाएंगे करके। यहाँ तो 20-40 गीगावाट छोड़ो, 4 गीगावाट केवल बना, और वो भी ठीक से ऑपरेट नहीं कर रहा। वो भी गए हैं रेगुलेटर के पास कि हमें और बिजली के टैरिफ दे दो। ये हालात हैं देश के, तो इस तरह हमारी शॉर्टफॉल होगी। और हाइड्रो का क्षेत्र क्या हो गया, हम तो सब बार बार डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रो पावर आज 26% शेयर से 16% शेयर पे गया हुआ है। इससे देश का तो नुकसान ही होगा। केवल हम सोलर में सक्सेसफुल हुए हैं, और विंड हमारा चल रहा है। ये सोलर और विंड तो कर रहे हैं काम, लेकिन हम जो मेन चीज है वो छोड़ गए, कोल और हाइड्रो, उसमें तो बढ़ोतरी नहीं हुई। तो आज देश बहुत बुरी सिचुएशन में खड़ा है, और मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। या कोई भी सरकार आएगी, चाहे वो कौन सी भी सरकार आएगी, गठबंधन आएगी, या वो मोदी की हो या किसी और की भी सरकार हो, इन सब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा बिजली क्षेत्र, और उसमें अच्छा मंत्री होना और अच्छा ऑफिसर होना बहुत जरूरी है। आज देश के ए ग्रेड ऑफिसर्स हैं, अगर मेरे से मानो तो बिजली क्षेत्र में डीजे पांडे जैसा ऑफिसर पावर सेक्रेटरी होना चाहिए। इस तरह के लोग जिन्होंने काम किए हैं, जो नाकाम लोग हैं उनको नहीं बिठाना चाहिए, जो काम कर सकते हैं, जो रिजल्ट ला सकते हैं उनको बिठाना चाहिए। जो डीजे पांडे जी तो आज गुजरात के पावर और एनर्जी सेक्रेटरी हैं। अगर उनके जैसे आदमी अगर जाके बैठे सेंट्रल गवर्नमेंट में, और वो बने अगर पावर सेक्रेटरी, चाहे कोई भी सरकार आए, वो अगर पावर सेक्रेटरी बनते हैं तो देश का भला होगा। क्योंकि सेक्रेटरी लेवल के लोग काम करते हैं बाद में, और वही सत्य है। सर, और न्यूक्लियर सेक्टर का आपका मतलब क्या व्यूज है? न्यूक्लियर सेक्टर का भी ग्रो होने वाला है कि नहीं? न्यूक्लियर तो इंडिया को तो करना ही पड़ेगा, भारत देश को, क्योंकि अगर फ्यूचर देखे तो इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ और ही है। क्योंकि इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम इज नॉट कॉपिंग द अदर कंट्रीज न्यूक्लियर प्रोग्राम। जब द ग्रेट होमी भाभा ही डिसाइडेड टू गो न्यूक्लियर, उसने बोला अमेरिकन को कि हम
क्लोज साइकिल न्यूक्लियर प्रोसेस करेंगे। इसके कारण क्या हुआ, जो ओरिजिनल रिएक्टर के फ्यूल थे, स्पेंट फ्यूल, उसको वापस नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिएक्टर्स के अंदर उसको इनपुट फ्यूल माना गया। दैट मीन्स यूरेनियम से हम प्लूटोनियम की तरफ गए, और मतलब एनरिच यूरेनियम को हमने फ्यूल यूज किया, और हम अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स की तरफ जा रहे हैं। ये सब हमारे देश की खुद की डेवलपमेंट है। तो अगर आगे का फ्यूचर देखिए तो थोरियम रिएक्टर्स हैं, आज से 40 to 50 बिगेस्ट डिपॉजिट ऑफ थोरियम इज इन केरला। वो तो बीच में सब जगह पड़ा हुआ है। और अगर देश की पूरी थोरियम डिपॉजिट देखें, दुनिया की 60% थोरियम जो है, थोरियम वो एक देश में अवेलेबल है, भारत, अपनी कोस्टलाइन के क्रॉस। तो इस भारत को उसी तरफ जाना चाहिए। तो भारत न्यूक्लियर से क्यों हटे? भारत को तो, और जब थोरियम आएगा तो ये हथियार बनाना, बॉम्ब बनाने का सवाल खत्म हो जाएगा, क्योंकि थोरियम की टेक्नोलॉजी अलग है, उसमें स्पेंट फ्यूल कम रहता है, उसमें सब कुछ इस्तेमाल होता है मैक्सिमम। बाकायदा हमको इस टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। इसलिए उसके जाने से पहला स्टेप पे जो है उसको इस्तेमाल करो और तैयार रखो अपने आप को। सर, आपको लगता है कि जैतापुर अभी फिर वापस से जो प्लान है वो बंद हो गया है, तो वो वापस ग्रो करेगा? जैतापुर का अलग चक्कर है। देखिए क्या है कि मीठी बिरदी जो गुजरात का, वो जरूर बन जाएगा। जैतापुर थोड़ा धीरे धीरे बनेगा जरूर, लेकिन उसमें थोड़ा स्लोइश, क्योंकि जिस जगह पे सेंसिटिव लैंड है, कई लोगों की जमीनें हैं, और जमीनों के भाव अच्छे देने चाहिए, और लोगों को तैयार करना चाहिए, लोगों को उधर नौकरियां देनी चाहिए उसी प्रोजेक्ट में, और उनको ट्रेनिंग करके नौकरियां दें अगर वो तैयार नहीं है। तो अगर हम पूरा एक सोशियो इकोनॉमिक इंडेक्स के हिसाब से सोचे तो फिर वो प्रोजेक्ट बनेंगे। और फिर पूरा हम 10,000 मेगावाट क्यों बना रहे हैं, हम 2,000 करके हम बनाएं, तो फिर वो बनेगा। लोगों के साथ आप न्याय करिए तो न्यूक्लियर तो सबसे अच्छा है। न्यूक्लियर तो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसमें तो कार्बन प्रोड्यूस ही नहीं होती है, तो एक प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी है, वो भी अक्षय ऊर्जा के स्रोतों में मानी जाएगी। लेकिन अभी तक साइंटिस्ट और दुनिया के लोग इस विचार को आगे लेके बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्या है कि न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को कंफ्यूज किया जा रहा है विद द कार्बन एमिशन। इट इज अ नॉन एमिटिंग स्टेशन, इट इज द क्लीनेस्ट स्टेशन, बट इट हैज, इफ द रेडिएशन कम्स then there is a problem. Radiation, if it is not exposed, then you have no problem. But the risk is always there. Risk is even there in hydro. अगर डैम फट गया तो 2 लोग मर जाएंगे, और अगर हम इसी डर से, अभी हम यहाँ बैठे हैं, छत गिर गई तो हम सारे नुकसान, अब इसलिए हम इंटरव्यू ना करें, तो ये इस तरह की बातें हैं। तो इस तरह की बातों से दूर हटके सेफ्टी, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग, उनको ट्रस्ट करके हमें आगे जाना चाहिए। क्योंकि जब ये इतने साल हमारे यहाँ इतना सक्सेसफुल न्यूक्लियर चला है देश में, तो इंडिया सबसे बड़ा परमाणु स्रोत से ऊर्जा तैयार करने वाला सबसे बड़े देशों में आ जाता है इंडिया। तो फिर इंडिया इस रास्ते पे क्यों नहीं जाए जिस रास्ते पे वो सक्सेसफुल हुआ है? सर, मेरा सवाल ये है कि इस बार की जो लोकसभा इलेक्शन कैंपेन हो रही है, तो उसमें बीजेपी ये कह रही है कि मतलब जैसे वो गुजरात में डेवलपमेंट लाए वैसे बाकी स्टेट में भी ला पाएंगे अगर वो जीत पाए तो लेकिन बाकी के पॉलिटिकल पार्टीज इसके अगेंस्ट ये बोल रहे हैं कि गुजरात डेवलपमेंट मॉडल बाकी स्टेट्स में नहीं अप्लाई हो सकती। तो सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, एज इट इज वो मॉडल किधर अप्लाई हो नहीं होती, कोई भी मॉडल नहीं होती है, लेकिन एक मॉडल एक रास्ता निकालती है, आपको एक तरीका बताती है कि इस तरह से हम कर सकते हैं डेवलपमेंट। तो हर जगह रेट्रोफिट होता है, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा उस प्लान का, और हर स्टेट के लिए अडेप्ट करना पड़ेगा, अडॉप्ट नहीं, अडेप्ट। तो उसमें 15-20% जो भी चेंज आएगा उतना चेंज आएगा। लेकिन ये बोलना स्वीपिंग रूप से कि ये मॉडल नहीं चलेगा, मेरे को लगता है ये तो बेवकूफी है, क्योंकि जो मॉडल गुजरात के लिए है वो डेफिनेटली दूसरे के लिए चलेगा। ये तो ऐसा हो गया कि अगर आप बुखार हुआ तो क्रोसिन अचानक बुखार उतार सकता है, बोले क्रोसिन नहीं उतार सकता, वो खाली कुछ लोगों का उतारेगा, जिनका ब्लड ग्रुप B+ है उनका उतारेगा, बाकी ब्लड ग्रुप में नहीं उतारेगा। इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि वो ब्लड ग्रुप के बिना सबको क्रोसिन का बुखार, सब क्रोसिन टैबलेट देते सबका उतरता है। तो ये जो स्पेशल, इस तरह का मैंने क्रोसिन का नाम ले लिया, लेकिन कोई भी चीज हो, ये देश के मर्ज की दवा है इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के मर्ज की दवा है इंडस्ट्री, देश की मर्ज की दवा है एजुकेशन, देश की मर्ज की दवा है फूड सिक्योरिटी, जिसमें आप उत्पादन ज्यादा करो, कृषि क्षेत्र में प्रोग्रेस करो। देश की मर्ज की दवा है पानी पुरवठा, मतलब आप सब जगह रिवर नेटवर्किंग करो और वाटर सोर्सेस के साथ आप खिलवाड़ ना करने दो, और आप अपने वाटर सोर्सेस को संपूर्ण बनाओ, सब जगह ले जाओ। फ्रॉम प्लेसेस ऑफ सरप्लस यू शुड टेक टू प्लेसेस ऑफ डेफिसिट। तो ये सब जब गुजरात में हो रहा है, वो मॉडल हमारे देश में जरूर चलेगा। उसमें क्या फर्क है, चाहे वो राजस्थान हो, जिसके जो स्रोत है उसको डेवलप करिए। किसी के पास कोयला नहीं है तो वो सौर ऊर्जा की तरफ जाएगा, किसी के पास वो नहीं है, पानी है, अरुणाचल प्रदेश का कुछ भी नहीं है तो, लेकिन पानी का पावर है वो 1.5 लाख मेगावाट पूरे देश के लिए जनरेट कर सकता है। इनफैक्ट अरुणाचल अगर 1.5 लाख मेगावाट करे तो 30%
30% of the country will be energized by Arunachal Pradesh. So Arunachal will feel very proud if all the 1.5 lakhs crore is developed, because then Arunachal will say I am the best state in the country. Few people and I am helping 30% of my country to get lighted and with the cleanest power, hydropower. तो ये सोच जब तक नहीं आएगी तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। और मेरे को ये सोच दिख रही है जो गुजरात में ये हुई है, इसी सोच से, इसी राजनीतिक और डेवलपमेंटल सोच से गुजरात आगे आया। तो इस सोच से कोई भी राज्य पीछे नहीं, हर राज्य को लगेगा ये सोच। हाँ, उसमें कितना बदलाव करना है आपने, 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई करिए, 80% वो लाना पड़ेगा, 20% आपके अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो वो 80-20 लगाते, फिटमेंट लगाते जाओ, अडेप्ट करते जाओ अपने स्टेट पे। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मोदी सरकार आएंगे तो क्या स्त्री सुरक्षा के लिए कुछ अच्छी लॉ लाएंगे? देखिए क्या है कि कोई भी सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार आए फ्यूचर में, जो सरकारें औरतों के लिए तैयारी नहीं करेगी, इस देश का इतना बड़ा तबका है, इनफैक्ट 50% पॉपुलेशन मानना चाहिए, 49 बोलते हैं लोग, कोई कुछ बोलते हैं, वो सब ठीक है, वो बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस, लेकिन 50% से भी ऊपर जाएगी कल को। अगर आप लड़कियों को आप बराबर स्थान दें और जो बोलते हैं ना गर्भ में हत्या नहीं हो, तो देश में वुमेन पॉपुलेशन ज्यादा होगी मेन से। हमें उस रास्ते जाना पड़ेगा, हमें उस रास्ते, उस सोच के रास्ते जाना पड़ेगा जहां मोर विमेन विल बी देयर देन मेन इन द कंट्री। अगर हम इस सोच को चाहते हैं तो ही हम एक डेवलप नेशन होंगे, चाहे कोई भी नेता है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं उसको मॉडल बोलता हूँ एंड्रोगाइनस ग्रोथ मॉडल, विच इज एंड्रोगाइनस मीन्स अर्धनारीश्वर, एंड्रोगाइनस ग्रोथ मॉडल, जिसमें वुमेन का कम नहीं इक्वल रोल इन इकोनॉमी। जब वो होगा तो वो जीडीपी ग्रोथ रेट उस कंट्री की अच्छी होगी और सस्टेनेबल होगी, लॉन्ग टर्म होगी, वो गिरेगी नहीं बड़ी जल्दी। जहां औरतों का स्थान होता है वो गिरती नहीं जीडीपी। एग्जाम्पल है स्वीडन देखिए, डेनमार्क देखिए, तो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का जो जीडीपी कभी भी बहुत जल्दी नहीं करता, कितना रिसेशन आए कुछ आए। यूरोप में रिसेशन हिट किया लेकिन उनका स्ट्रॉन्ग, यूरोप भी स्ट्रॉन्ग है, जर्मनी स्ट्रॉन्ग है, देखिए जहां औरतों का बहुत तगड़ा रोल है। तो किसी भी इकोनॉमी को देखिए जहां वुमेन का पोजीशन अच्छा है और रोल अच्छा है, उनकी सोसाइटल स्टेटस अच्छी है, उनकी सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन अच्छी है, वो सारी इकोनॉमियां तगड़ी होती है और सबसे कम क्राइम उस इकोनॉमी में होते हैं। तो इसलिए भारतवर्ष को अगर ऊपर आना है तो औरतों को सबसे पावरफुल पोजीशन देना पड़ेगा। हमें फोकस ही वुमेन के डेवलपमेंट के लिए करना पड़ेगा अगर हम देश को आगे लाना चाहते हैं। मेन का तो डेवलपमेंट हो जाएगा अपने आप ही ऑटोमेटिक, क्योंकि वुमेन ही मदर बनती है ना, वही मेन को डेवलप करेगी। तो आप वुमेन पे फोकस करिए, जिधर से आपका डेवलपमेंट होना चाहिए। आप मेन के डेवलपमेंट के पीछे पड़े, उसका कोई जरूरत नहीं है। सुरक्षा, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें वुमेन के लिए ही तैयार करिए, मेन का अपने आप सुरक्षा हो जाएगा। तो जो भी सरकार आएगी मुझे लगता है कि इस डायरेक्शन काम करेगी। और अगर आपने पूछा है मोदी सरकार आए, अगर वो वैसे आती है तो मेरे ख्याल से वो भी एक डेवलपमेंट देखेगी, उसको भी वो करना पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा। और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुजरात के अंदर वुमेन स्टेटस पिछले 10 साल में बहुत स्ट्रांग हुआ है और वुमेन का एजुकेशन लेवल भी बढ़ा है। और वुमेन इंडाइसेस में खुद गवर्नमेंट का गर्ल चाइल्ड एजुकेशन प्रोग्राम वन ऑफ द फाइनेस्ट माना जाता है गुजरात गवर्नमेंट का। तो ऐसे ही अब छत्तीसगढ़ ने किया है, मध्य प्रदेश ने किया है, गोवा ने किया, महाराष्ट्र भी कोशिश कर रहा है लेकिन महाराष्ट्र ने अडॉप्ट नहीं किया। महाराष्ट्र में अभी भी गर्ल चाइल्ड की हत्या के बारे में मुंबई के अंदर ही MMR रीजन में खबर आई है कि गर्ल का पॉपुलेशन कम हो गया। तो ये अर्बन एरिया में तो पॉपुलेशन कम हो रहा है गर्ल्स का, जबकि अर्बन एरिया में गर्ल्स का पॉपुलेशन ज्यादा होना चाहिए। पिछले आंकड़े ये थे कि 1000 बॉयज के ऊपर 864 गर्ल्स थे मुंबई में, जबकि पुणे में ज्यादा थे, 890 गर्ल्स थे। और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र का फिगर भी मुंबई से बेटर था। तो मुंबई को क्यों ऐसा प्रॉब्लम आया MMR को? MMR तो अर्बन है, इधर तो विमेन शुड बी मोर। सो वन ऑफ द थिंग्स इज, अब आप देखेंगे इसको, इस रिलेशन को देखेंगे तो विमेन के ऊपर क्राइम बढ़ा, इसी दौरान विमेन के ऊपर क्राइम बढ़ा इन मुंबई रीजन, MMR रीजन में। तो बड़ा क्लियर है, जैसे ही पॉपुलेशन ऑफ वुमेन कम होती है इसका मतलब वो इंडिकेटर है कि स्टेटस ऑफ वुमेन के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उनके राइट्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसी टाइम क्राइम एंटर करता है और यही हाल दिल्ली का है, क्योंकि दिल्ली में वुमेन्स रेशियो वेरी लेस और इसलिए अब क्राइम हो रहे हैं। जहां पर वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं करोगे क्राइम आएगा। फिर भी मुंबई बहुत आगे है, दिल्ली का कंपैरिजन मुंबई से कर ही नहीं सकते। मुंबई में आज भी औरतें फ्री हैं, आज भी औरतें बहुत आगे निकली हुई हैं और देश के अंदर सबसे अच्छी पोजीशन ऑफ वुमेन इज इन सिटीज लाइक मुंबई, इन बड़ौदा, इन अहमदाबाद, इन चेन्नई, इन आई वुड से कोचीन, इन केरला। तो women are stronger in the cities
of this type, Bangalore for example, but फिर भी Bangalore में अब थोड़ा सा problem आया है, लेकिन Bangalore is definitely a much better city for women than any other city, but yes, it is there. I would now say more than Bangalore, it is Bangalore where people are better off. Mangalore is more safer than Bangalore today, but that Karnataka government has to think why the women, suddenly there are cases where there are cases of atrocities on women is rising. तो अगर ये राइजिंग हो रही है, ये अर्बनाइजेशन के ग्राफ में क्यों राइज हो रही है, ये देखना पड़ेगा. What are the conditions that makes it happen? So one of the things is you have to get a good law and order which is woman oriented, woman centric, and gives them enough, first of all, social and psychological security gives. अगर कुछ होगा तो कानून मेरे साथ रहेगा, ये कॉन्फिडेंस अगर वुमन को दोगे तो वो आगे बढ़ेंगी. और उनके इकोनॉमी में रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इफ इंडिया वांट्स टू कम अप in a very big way and become a superpower, means without women we cannot become superpower. That I am very clear about this. Any other questions? सवाल आपको ये है कि सबसे पहले तो मैंने हाल ही में सुना कि पीएम के बारे में, मनमोहन सिंह जी के बारे में, जो साइलेंट पीएम नहीं है करके, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को चाइनीज अपने मैप में दिखाता है. उसके बाद हमारे मनमोहन सिंह जी कुछ नहीं कहते. तो ये साइलेंट है कि वायलेंट है? नहीं, ना साइलेंट है ना वायलेंट है. ये बड़ा अजीब कॉकटेल है. ये कैसा कॉकटेल है मैं बताता हूँ आपको. ये अनफॉर्चुनेटली इनका जो बिहेवियर है प्रधानमंत्री के रूप में, ये एक अजीब कॉकटेल है. ये ना तो भीष्म पितामह है, ना तो धृतराष्ट्र है, और ना तो गांधारी है. महाभारत के तीनों कैरेक्टर के आप देखेंगे तो जब इतना बड़ा इशू हो गया कि धूतक्रीड़ा जैसा छल कपट करके द्रौपदी जी के साथ अत्याचार हो रहा था, तो भीष्म पितामह केवल मुंह लटका के बैठे थे. हैं, गांधारी जी आंख पे पट्टी बांध ली और ऐसा गलती करी कि हस्बैंड तो बेचारे पैदा ही हुए थे विदाउट रोशनी, वो अंधे ही थे. तो धृतराष्ट्र को मैं इतना बोलूंगा नहीं, लेकिन वो धृतराष्ट्र को कुछ दिखा सकती थी गांधारी, लेकिन वो भी अपने आंख पे जबरदस्ती पट्टी बांध ली. तो जब वो हो रहा था तो धृतराष्ट्र चिल्लाए, बोले कि कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है, और कोई बता नहीं पाया. चीरहरण हो गया और पूरा महाभारत देखिए क्या निकला. तो ये अजीब सा कॉकटेल है कि तीन कैरेक्टर के बीच में अगर कॉकटेल दिखा, गलत जगह पे खड़े हैं और तीन को कॉकटेल में से निकला हुआ मनमोहन सिंह जी है. कुछ भी नहीं कर पा रहे, न धृतराष्ट्र दिखते हैं, न गांधारी दिखते हैं, न भीष्म पितामह दिखते हैं. तो इनका कोई कैरेक्टर ही नहीं रह गया है. तो अल्टीमेटली इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा. ऐसा हो गया देश के साथ जो नुकसान हुआ, और कोई और देश को चला रहे थे. और ये तो संजय बारू की किताब में बड़ी ओपन, मैं तो उनको बोलता हूँ संजय बारू ने अपना नाम संजय बारूद रखा. अब मेरा अगला सवाल ये है कि अभी आपने जो बात की 4,20,000 करोड़ जो कि सुशील कुमार सिंधे साहब के 7 साल के टेन्योर में चाइनीज इक्विपमेंट इंडिया में आए हैं. बिल्कुल, लेकिन आए नहीं है. हाँ, ऑर्डर दिए गए. लेकिन ये सारी इक्विपमेंट्स BHEL बनाती थी, BGR बनाती है, हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बनाते थे. बिल्कुल. मगर ये ऑर्डर चाइनीज को क्यों? क्या सिंधे साहब को इंडिया के लिए चुन के दिया था कि चाइनीज के लिए? नहीं, वो तो बोलेंगे कि भाई हमने कॉम्पिटिटिव बिडिंग करवा दी, हमने तो ओपन बिडिंग करवाई है, सबसे सस्ता जो मिलता है वो ले लो. तो सबसे सस्ता तो सबसे सड़े हुए आलू प्याज रोज मिलते हैं मार्केट में, उठा लाओ ना और उनको धो के तुम बना दो बिरयानी. है, वो बिरयानी आप खिलाओगे, सबके पेट खराब हो जाएंगे, है ना, और कुछ लोग अस्पताल में चले जाएंगे. तो ये वाली बिरयानी है. तो ये L1 लोएस्ट टेंडर में लो, टेक्निकल वैल्यूएशन ही नहीं करो, और जो मांगता है ले दे दो हमको, केवल तुम बिजली पैदा करके दो. तो भाई वहां कोई साधु नहीं है. आप हर जगह शनि शिंगणापुर नहीं बना सकते. शनि शिंगणापुर एक ही जगह है महाराष्ट्र में, इंडिया में, उस जगह ही शनि शिंगणापुर अच्छा लगता है. लेकिन आप मुंबई में शनि शिंगणापुर बनाएंगे, गारंटी पूरी लूट हो जाएगी. मूर्ति तो जाएगी, उसमें जो सोना पड़ा होगा वो भी जाएगा, और मंदिर का भी नामो निशान नहीं रहेगा. तो इसलिए इन्होंने ये जो शनि शिंगणापुर बनाई है जानबूझ के बनाई है. तो इसलिए शिंदे साहब का ये जो उनका जो कार्यकाल है उस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये कैसे इस तरह की पॉलिसी आई और कैसे इससे चाइनीज को ही भला करने का हिसाब किताब किया गया, जबकि देश की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इतनी बड़ी फैक्ट्रीज लाइक L&T, उनके पास कोई ऑर्डर नहीं है. लास्ट टाइम टुब्रो के बाद हजीरा में कोई ऑर्डर नहीं दिया गया, और उसके बाद इन्होंने NTPC को खत्म किया. NTPC को कोई अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट नहीं मिला. ये सवाल उठेंगे देश में, बड़े बड़े सवाल उठेंगे. और BHEL का तो हुआ ही नुकसान, नो डाउट अबाउट इट, बट BHEL से ज्यादा नुकसान हुआ देश की बाकी 4-5 फैक्ट्रियां भी तुमने तैयार करी थी. BHEL को आपको कंपटीशन देना था, तो वो 4 फैक्ट्रियां आनी थी इंडिया में, जैसे तोशिबा, मित्सुबिशी, L&T, दिस थिंग, तोशिबा JSW जॉइंट वेंचर, ये जो जॉइंट वेंचर थे, BGR हिटाची जॉइंट वेंचर, अल्स्टॉम भारत फोर्ज जॉइंट वेंचर, ये जो जॉइंट वेंचर की फैक्ट्रीज हैं
इनका बुरा हाल हो गया। और उसके अलावा जो बॉयलर मैन्युफैक्चर जैसे थर्मैक्स हैं, जैसे इजेक हैं, ये सब जो एक्सपैंड करना चाहते थे, थिसन ग्रुप है, ये भी बॉयलर दे सकते थे अल्ट्रा मेगा के लिए, लेकिन ये लोग उस लेवल के बॉयलर को डेवलप करने के लिए तैयारी में नहीं हो गए, क्योंकि इनको पता था ये ऑर्डर नहीं मिलेंगे, तो आपने अपने ही रास्ते रोक लिए और आपके खुद के मैन्युफैक्चर की आपने बर्बादी करी बाय अलाउइंग दिस टाइप ऑफ पॉलिसी। और ये सारे अगर देश में इंपोर्ट हो गए, खुदा ना खास्ता ये इंपोर्ट हो, तो इतना बड़ा आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट तैयार होगा कि आप सोच नहीं सकते। 70 गीगावाट, 70,000 मेगावाट का नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसको बैंक्स को लेके, और वो सारी बैंक्स बहुत मुश्किलात में आ जाएंगी अगर ये अंदर आएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनर्शिया की स्टोरी के बाद ये सारे इंपोर्ट रुकने वाले हैं और बहुत कम इसमें इंपोर्ट हो पाएगा। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि पिछले 65 साल में नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर भारत की तरफ किसी का भी ध्यान क्यों नहीं गया? देखिए, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाहो वहां रहो, जब चाहेगी तो राह कहां से निकलेगी? क्योंकि भारत का अनोखा स्वर कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट को, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, वहाँ पे प्रकृति का इतना अच्छा हाथ है, लेकिन हमारे लोगों ने सौतेला व्यवहार क्यों किया उनके साथ? बड़ा सिंपल सा चीज है, उन राज्यों की जनसंख्या कम है, वो वोट बैंक ही नहीं बनते। इस तरह की जो राजनीति है, पहले इसको खत्म करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि अच्छे राज्य जिसमें कम पॉपुलेशन है, वो दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी भला कर सकते हैं, उनका पहले भला करो, क्योंकि कम लोगों को टेक केयर करना है और पॉपुलेशन जिधर कम है वहां एजुकेशन ज्यादा है, उन लोगों को आप जल्दी से तैयार कर सकते हैं। तो आप पहले इन राज्यों को तैयार करना चाहिए था, उसकी जगह उन राज्यों को पूरा नेग्लेक्ट कर दिया गया और नॉर्थ ईस्ट के साथ बहुत ही गंदा सलूक किया गया। और मैं मानता हूं सबसे पहले देश में नॉर्थ ईस्ट को ही आप डेवलप करिए, बहुत आसान भी है डेवलप करना अगर उनके साथ जोड़ के किया जाए, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, कम लोगों के साथ काम करना है, और अगर उनको ऊपर लाया जाए क्विकली तो अगले 5 साल में इतना सुपर पावर बन जाएगा। अरुणाचल, सिक्किम, यही आपको अभी मैं बता रहा था 1.5 लाख मेगावाट अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में करीब 70,000 मेगावाट है, यही बोल रही है, तो 220 गीगावाट ऑफ पावर इज कमिंग विच इज इक्वल टू करंट कैपेसिटी। हमारी 240 गीगावाट की कैपेसिटी है, उतनी कैपेसिटी 2 स्टेट में पड़ी है, 7 साल में डेवलप करो, इंडिया ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाएगा, इतना बड़ा हाइड्रो पावर। और जो हाइड्रो पावर की शेयर के हम रो रहे थे, 40% से ऊपर शेयर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो दिस इज द रोड मैप दैट यू हैव टू डेवलप। ये रोड मैप बहुत आसान है, वहां किसी से ज्यादा जमीन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, कम पॉपुलेशन वाले स्टेट में डेवलप करना, भूटान जैसे डेवलपमेंट होगी। अब भूटान जा सकते हैं डेवलप करने, आप इधर क्यों नहीं कर रहे हैं? इन स्टेट्स को क्यों नहीं आप डेवलप कर रहे हैं? तो आपके राज्य हैं, आप दूसरे देश में जाकर कर सकते हैं, पड़ोसी देश में, लेकिन आप इधर नहीं कर रहे हैं। ये वाला सारा सवाल पूछा जाएगा देश से, और ये मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट बैठेगी अगली, उसके लिए सबसे बड़ा सवाल है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली सरकार नॉर्थ ईस्ट की तरफ ध्यान दे। बिल्कुल, अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ ध्यान दे तो सन दोनों भी, सन ईस्ट में उगता है वो भी फायदा होगा, नॉर्थ में हिमालय वो भी आपको आशीर्वाद देगा। ये थे प्रोफेसर अय्यर मेरी टीम के साथ। हम लोग इन्फ्रा टीवी में इसी तरह से जुड़े रहेंगे अगली बार भी। तब तक के लिए धन्यवाद।